अब हम आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में पूरा नेपाल बात कर रहा है। पिछले हफ्ते जिस तरह से नेपाल में हिंसक आंदोलन हुआ और जेनजी युवाओं ने केपी शर्मा ओली की सरकार को गिराया, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा और जमकर सड़कों पर उतरे। लेकिन उस आंदोलन में जब शुरुआती जेनजी ने यह आंदोलन किया तो वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, बल्कि पुलिस की ज्यादतियों की खबर आई जब 18 से 22 जो आंदोलनकारी थे वो पहले दूसरे दिन में उनके मारे जाने की खबर आई थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? यही आंदोलन इतना हिंसक क्यों हो गया? नेपाल के काठमांडू पोस्ट ने इस हिंसक आंदोलन के लिए एक नए शब्द का इस्तेमाल किया है और वो शब्द है इन्फोडेमिक। यह है काठमांडू पोस्ट का पूरा आर्टिकल जिसको हमने इन डेप्थ स्टडी किया है कि आखिर ये किस इन्फोडेमिक की बात कर रहे हैं, किसके बारे में ये समझा रहे हैं। तो ये इन्फोडेमिक जिसकी चर्चा ये करते हैं इस वाले हिस्से में, उसमें ये तस्वीरें एक बार दिखाते रहिए नेपाल की साथ में। जिस तरह जब कोई नया वायरस या कोई नई बीमारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेती है तो उसको एक पैंडेमिक कहा जाता है। ठीक उसी तरह जब किसी संकट के समय गलत, भ्रामक, फर्जी, आधी अधूरी खबरें, उकसाने वाली, डराने वाली, धमकाने वाली, धर्म से जुड़ी हुई ऐसी गलत जानकारियां लोगों के बीच फैलाई जाती हैं तो इसको इन्फोडेमिक कहते हैं, जिसकी वजह से लोगों में और भी उत्तेजना बढ़ता चला गया। यह गलत सूचनाओं की एक ऐसी महामारी है जिसे अब नेपाल के आंदोलन को हिंसक और उग्र बनाने के लिए सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। मैं काठमांडू पोस्ट की एक कॉपी जो लेकर आई हूं, इसमें यह लिखा है कि विरोध प्रदर्शनों के वक्त नेपाल का हर व्यक्ति अपने मोबाइल फोन पर फ्रॉम वीक डिजिटल एंड मीडिया लिटरेसी, देखिए वो सबकी बात कर रहे हैं। उस वक्त क्या हो रहा था नेपाल में? हर कोई अपने फोन पर लगा था। अगर टीवी था तो टीवी देख रहा था, लैपटॉप से चिपका हुआ था, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर आने वाली जानकारियों पर भरोसा करके परेशान और हिंसा के लिए उत्तेजित हो रहे थे। जैसे आंदोलन के वक्त एक फेसबुक पेज पर यह दावा कर दिया गया कि प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में तोड़फोड़ की कोशिश की है। लेकिन सच क्या था? सच ये था कि यह सूचना गलत थी। इसके साथ शेयर किया गया वीडियो किसी और जगह का था और 2 महीने पुराना था। इसी दौरान सोशल मीडिया पर यह दावा भी हुआ कि सेना नेपाल की सत्ता पर कब्जा करने वाली है और उसकी बख्तरबंद गाड़ियों को काठमांडू की तरफ जाते हुए देखा गया, जबकि यह दावा भी गलत था। लेकिन इसके कारण कई लोग हिंसा के लिए सड़कों पर इकट्ठा हो गए और उनको लगा कि सेना और भी ज्यादतियां करेगी जैसे पुलिस कर रही थी, और इस वजह से लोग और भी उस उत्तेजना, गुस्से के साथ हिंसक हो गए। आखिर अपनी ही राष्ट्रीय धरोहरों पर क्यों ऐसा हमला कर दिया? इसके अलावा ये फर्जी खबरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो हामी नेपाल एनजीओ के प्रमुख थे, सुदन गुरुङ, वो एक भारतीय नागरिक है। मतलब उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा चलाया गया और नेपाल में युवाओं के खिलाफ राजशाही शासन को वापस लाया जा रहा है। तमाम बातें फैलाई गई। ऐसी फर्जी और गलत सूचनाओं की लिस्ट बहुत लंबी है और नेपाल का मीडिया कह रहा है कि इसी इन्फोडेमिक यानी झूठी खबरों की महामारी ने उनके देश को जलाकर बर्बाद किया और लोगों को समझ में नहीं आया कि कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है, और वो अपने ही देश के राष्ट्रीय धरोहरों पर तेल छिड़ककर आग लगाने को तैयार हो गए। यहां नेपाल में उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी चर्चा हो रही है जिनके जरिए ये इन्फोडेमिक फैला, और सोचिए इन प्लेटफॉर्म्स ने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। नेपाल की पिछली सरकार चाहती थी कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फेक न्यूज की घटनाओं के लिए जिम्मेदार बनाया जाए, लेकिन उस वक्त नेपाल के युवाओं ने अपनी सरकार को उखाड़ फेंक दिया। लेकिन आज नेपाल का मीडिया, नेपाल के कई लोग खुद ये लिख रहे हैं कि अगर इन प्लेटफॉर्म से फेक न्यूज, गलत जानकारी फैलती है तो इन प्लेटफॉर्म्स के पास इन्हें रोकने का कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं है, ये इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। बड़ी बात यह है कि दुनिया ने पैंडेमिक फैलाने वाले कोविड वायरस की भी कई वैक्सीन बना ली, लेकिन अगर इन्फोडेमिक यानी झूठी खबरों की महामारी को रोकने के लिए कोई नई वैक्सीन या मैकेनिज्म तैयार नहीं हुआ तो क्या यह महामारी किस हद तक जा सकती है? नेपाल उसका उदाहरण है। और अभी तो कई लोग ये मानते हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है। हर ऐसी घटना के इर्द गिर्द हजारों लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर भड़काने और उत्तेजना पैदा करने वाली बातें प्लांट करते हैं।